ओके सो लास्ट टाइम हम लैपलास इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, शायद भूला हुआ हो। काफी टाइम हो गया हमें सेशन किए हुए। तो हमारा जो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद ये एग्जांपल आज हमने करनी है। तो हम सॉल्व कर रहे थे लैपलास इक्वेशन इन 2D। ठीक है, टू डायमेंशंस में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है जी। अ, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लाप्लास इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के करते हैं। तो यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोटेंशियल जो है वो दो कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। एंड इसको हम सेपरेट करते हैं एक रेडियल पार्ट के अंदर और एक एंगुलर पार्ट के अंदर। राइट। हमारी दो इक्वेशंस बनती हैं। एक रेडियल इक्वेशन बनती है, ओके, एफ वाली इक्वेशन होगी। और दूसरी जो है वो एंगुलर पार्ट या एंगुलर इक्वेशन बनेगी जो कि थीटा डिपेंडेंट होगी। तो रेडियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है वो एफ ऑफ आर वो निकलता है ए आर टू द पावर एल प्लस बी ओवर आर टू द पावर एल प्लस वन। और इसी तरह जब आप एंगुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं तो वो फंक्शन आपका जो है वो मशहूर पॉलिनोमियल्स यानी लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की शक्ल में निकलता है। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आप इन दोनों को सॉल्यूशंस को लिख लेते हैं और इनकी लीनियर सुपरपोजिशन लेते हैं, जीरो टू इंफिनिटी। सो द प्रोडक्ट ऑफ रेडियल फंक्शन, सॉरी यहाँ पे बी एल ओवर आर टू द पावर एल प्लस वन मल्टीप्लाई बाय पी एल कॉस थीटा। सो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन था लैपलास इक्वेशन का इन 2D। राइट। तो ये हमने लास्ट टाइम इसको सीखा था और एग्जांपल आई गेस कि 3.6 और 3.7 हमने की थी। और इसके अंदर एक और चीज जो आपको पहले पता होनी चाहिए, तो मैं पहले वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो ये थी कि अगर आपके पास, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का सोल्यूशन है, ठीक है, ये ज़हन में रखना है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए ही ये सोल्यूशन वैलिड होगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे लेजेंडर पॉलिनोमियल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है जो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को जनरेट करती है। अच्छा, दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि हमारा सोल्यूशन हमेशा फाइनाइट रहे। तो जब आर गोज टू जीरो होता है तो हम देख सकते हैं कि जब आर को जीरो पुट करूंगा तो ये वाली टर्म तो फाइनाइट होगी क्योंकि ये जीरो आएगा, लेकिन ये वाली टर्म सेकंड टर्म जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1/0 आएगा। सो हम चाहते हैं कि हमारा सोल्यूशन टोटल फाइनाइट रहे, तो आर इक्वल टू जीरो केस में हमें बी एल को जीरो करना पड़ेगा। तो आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ए में आएगा। सो बी गोज टू जीरो, या बी एल चल के, फॉर ऑल एल बी गोज टू जीरो। और इसी तरह जब आर इन्फिनिट आप लेंगे तो तब भी आप चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल इन्फिनिट ना हो बल्कि वो फाइनाइट रहे। तो वो तभी हो सकता है कि जब आपको आर को इन्फिनिटी पुट करें तो आपका आंसर इन्फिनिट ना आए। तो पहली टर्म में आप देखें जब आर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये पहली टर्म इन्फिनिटी को जाएगी। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ए एल को जीरो कर दें।
इसका मतलब ये है कि वो किसी स्फीयर में अगर आपका जो रीजन है वो उसमें आर इक्वल टू 0 पॉइंट आ रहा है, तो फिर आप सिर्फ इस सोल्यूशन का पहला हिस्सा कंसिडर करेंगे। और अगर आपके पास जो पूछा गया है पोटेंशियल जहां निकालना है उसमें आर गोस टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट आ रहा है, तो फिर आपका सोल्यूशन जो है वो ये सेकंड वाला पार्ट हो। लेकिन अगर ऐसा रीजन है जहाँ पे ना आर जीरो का पूछा गया है ना आर इन्फिनिटी का, यानी आप जीरो और इन्फिनिटी के दरमियान में कहीं पे हैं, तो फिर ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं इनको आप ऐड करेंगे और ये टोटल सॉल्यूशन में दोनों कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बुनियादी सी चीजें हैं, और आप देखेंगे कि तमाम प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे उन सब में ये नॉलेज इस्तेमाल हो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ आता तो फिर आगे प्रॉब्लम्स जो है वो भी समझ नहीं आएंगे, एग्जांपल्स भी समझ नहीं आएंगे। ये क्लियर है कि हम कर क्या रहे हैं? किसी का कोई सवाल इसके ऊपर है तो मुझे आप बता दें। ये बेसिकली रिव्यू है जो हमने अभी तक जो है वो सीखा है। अच्छा, अब हम एक प्रॉब्लम है वो करते हैं। मैं इसको यहाँ से अ, दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये एक एग्जांपल है 3.8, और साथ मैंने इसकी डायग्राम भी कॉपी की है ग्रिफिथ से। सो ये है प्रॉब्लम। इसमें जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि बेसिकली एक सफियर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, और उस सफियर को रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फर्ज करें कि ये सफियर को अगर मैं हटा लूँ यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म है जब यहाँ पे कोई सफियर नहीं है। तो ये बिफोर वाली कंडीशन है। अब कहा जा रहा है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो जगह है, प्लेस है जहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और ये जी डायरेक्शन में है, तो इसीलिए मैं लाइनें भी जो है वो हम इस तरह ड्रा कर रहे हैं कि वो जी एक्सिस में जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्होंने जी एक्सिस दिखाया है, तो दिस इज द जी एक्सिस जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। और अब इसके अंदर एक स्फीयर रखा गया है, ठीक है, और ये अनचार्ज्ड स्फीयर था, यानी बिल्कुल एक न्यूट्रल स्फीयर था। और वो स्फीयर जो है वो इसके अंदर ला के रख दिया। यहाँ पे एक स्फीयर रखा है। जब स्फीयर रखा है तो स्फीयर रखने के बाद की जो कंडीशन बनती है वो यहाँ पे दिखाई हुई है आफ्टर यहाँ पे। और उससे क्या होता है, अब ये तस्वीर जरा वाजे नहीं है क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें इतनी क्लियर तस्वीर नहीं है। लेकिन बेसिकली ये हो रहा है कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा टॉप के ऊपर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे बॉटम पे इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पे सारा नॉट, सो आई नीड डॉट कलर में भी। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो दो हेमिस्फीयर बन गए। और ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके नीचे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन जो है वो एक किस्म का न्यूट्रल न्यूट्रल प्लेस है। और ये क्यों ऐसे हुआ है, उसकी वजह ये है कि जो सफियर है, जाहिर है वो किसी मटेरियल का बना हुआ है, और कोई भी मटेरियल जो है उसके अंदर एटम्स होते हैं। एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो जब आप उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी मटेरियल को, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों पे अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। बिकॉज आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर एक यूनिट चार्ज की बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिमत में फोर्स लगाएगा, जो नेगेटिव चार्ज होंगे उन पे मुखालिफ सिमत में लगाएगा। तो इस वजह से
और ये हमें पता भी है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरफ रिपेल अट्रैक्ट करती हैं, और जो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव की तरफ, सो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस वजह से यहाँ पे एक किस्म की पोलराइजेशन हो रही है, और आपका स्फीयर जो है वो पोलराइज्ड हो गया है। मतलब ये कि उसके एक पोल के ऊपर, यानी उसके नॉर्थ पोल के ऊपर आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, और उसके साउथ पोल के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। लेकिन टोटल टोटल जो चार्ज है वो अभी भी जीरो है। सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुई है, चार्जेस हुआ है, सिर्फ चार्ज तकसीम हुआ है दो हिस्सों में। ऐसा नहीं हुआ कि चार्ज बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर कोई नया चार्ज क्रिएट हो गया है, या कोई नया या चार्ज उसमें से खत्म हो गया है। बिकॉज चार्ज का जो कंजर्वेशन लॉ है वो ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अब जब सफियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस जी एक्सिस की तरफ है, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि माइनस जी एक्सिस की तरफ है, कि अपोजिट हो। तो जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम में दिया गया है, ठीक है, उसने कहा है कि an uncharged matter यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि ई एक्सटर्नल जो है उसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट, कोई वैल्यू है उसकी, मगर उसकी डायरेक्शन जो है वो जी पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ है। तो इसका मतलब है कि जो स्फीयर के अंदर चार्ज पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, जिसको मैं इंटरनल कह देता हूँ, दैट विल बी माइनस ई नॉट जी। ये क्लियर है ये बात? ठीक है। और जाहिर है कि अगर वो इस तरह से है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो भी आप निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फील्ड के बारे में नहीं है, बल्कि वो क्वेश्चन है पोटेंशियल के बारे में। तो दोबारा से ये वही बात, एंड लीविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन दी साउदर्न सरफेस। तो साउथ के ऊपर नेगेटिव और नॉर्थ के ऊपर पॉजिटिव। इसको इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, बल्कि ये इंड्यूस चार्ज है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। सो अब पूछा ये गया है कि फाइंड द पोटेंशियल इन द रीजन आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो हमें ये नहीं पूछा गया कि पोटेंशियल इनसाइड निकालें, बल्कि हमें ये कहा गया कि पोटेंशियल जो है वो आउटसाइड निकालें। सो तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि पोटेंशियल निकालें आउटसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड हमने नहीं निकालना। अब आउटसाइड जाहिर है कि जो यहाँ पे लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो कहीं भी खत्म नहीं हो रही, तो वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में भी, नॉर्थ और साउथ दोनों में वो इन्फिनिटी तक फैली हुई है। अच्छा, अब हमें ये कहा गया है कि आउटसाइड स्फीयर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल। तो उसके लिए मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करके जो लैपलास इक्वेशन का रिजल्ट हमने अभी देखा है, उसका सोल्यूशन तो लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे बाउंड्री कंडीशंस चाहिए हों। तो पहली बात तो ये कि आप आउटसाइड रीजन जो है वो आप स्फीयर की सरफेस से शुरू करते हैं। तो लेट मी राइट ओनली दी, अब मैं इन साइड को इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पूछा है सिर्फ आउटसाइड का। सो आउटसाइड अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो वो होगा, पता है कि electric field is negative gradient of potential, so you can easily integrate this। मतलब जो चीज ये है कि ई एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सो दिस विल बिकम
पार्शल v बाय पार्शल z। और चूंकि सिंगल कोऑर्डिनेट है तो पार्शल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप dv निकालो तो वो होगा माइनस ई एक्सटर्नल और dz। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करें और तो और कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में जीरो ही होगा। तो एनी हाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस यू विल गेट माइनस ई सॉरी माइनस ई नॉट, और dz का इंटीग्रल जो है वो सिंपली z आ जाएगा। तो ये है आउटसाइड वेरी फार, जब आप वेरी वेरी लार्जर देन आर पे होंगे, यानी आप इस स्फीयर की सरफेस से बहुत दूर है, तो फिर आपका जो पोटेंशियल है वो मुझे पता है कि ये होगा। और अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से वाकिफ हैं तो आपको पता है कि जो जी है वो उसको मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वी नो दैट, सो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई नॉट एंड देन आर कॉस थीटा। तो ये एक तो मेरी ये बाउंड्री कंडीशन होगी, ठीक है, इसको मैं बाउंड्री कंडीशन वन कह लेता हूँ। क्लियर है, ये बाउंड्री कंडीशन समझ आ गई ना आपको? अच्छा, दूसरा ये कि ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ना, ये वेरी वेरी लार्जर देन आर का मतलब है कि ये सफियर से बहुत दूर है, क्योंकि सफियर के करीब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बेंड हो रही हैं। तो वहां पे आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं कि जो लाइन बेंड हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स में जा रही है, दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। इस लाइन को अगर आप देखें बाहर वाली को, तो ये बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ये वन डायमेंशनल है। ये तो आपको पता ही है ना कि कर्व जो है वो टू डायमेंशन में डिस्क्राइब होती है। सो इस जबकि मैं यहाँ पे जब डेरिवेटिव ले रहा था तो वो मैं सिर्फ एक एक्सिस के अकॉर्डिंगली ले रहा था। तो ये मैं तभी कर सकता हूँ अगर मेरा जो प्रॉब्लम है वो वन डायमेंशनल है, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वन डायमेंशनल है। तो उसके लिए ये मैंने कंडीशन लगाई है कि स्फीयर से बहुत दूर जाएंगे तो अगरचे ये लाइनें यहाँ पे बेंड हैं, लेकिन आप देखें कि जो इनके किनारे हैं यहाँ पे वो दोबारा से पैरेलल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना आप स्फीयर से दूर जाते जाएंगे, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोबारा से पैरेलल लाइंस बनाती रहेगी। सो वो बेसिकली इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, वेरी फार फ्रॉम दी स्फीयर। और इस तरह की कंडीशन के ऊपर जो है फिर आप ये सिंगल कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव लेके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आर वेरी वेरी लार्जर देन आर से क्या मतलब कि यू आर वेरी फार फ्रॉम दी स्फीयर। ठीक है, ओके। सो ये तो होगी एक बाउंड्री कंडीशन। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन के लिए इस स्फीयर की जो, चूंकि मैं स्फीयर के ऊपर मैंने कहा कि चार्ज सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ने अपनी जगह बदली है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो अभी भी जीरो है, न्यूट्रल स्फीयर है। तो इसका मतलब है कि इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, वो मुझे ऑलरेडी पता है। सो आई कैन यूज दैट एज माई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन टू जो होगी वो ये है कि v इज जीरो व्हेन r इज इक्वल टू r। ठीक है, तो जब आप सफियर की सरफेस पे होंगे तो आपका जो r कोऑर्डिनेट है वो सफियर के रेडियस को ही शो करेगा। तो इन दो बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो सोल्यूशन है टू दी प्रॉब्लम वो हमें ऑलरेडी पता है। तो सोल्यूशन होगा वी आर थीटा सिग्मा एल जीरो टू इंफिनिटी, राइट। और ए एल आर टू द पावर एल प्लस बी एल ओवर आर टू द पावर एल प्लस वन, एंड देन पी एल कॉस थीटा। ये सोल्यूशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो इसके ऊपर बस अब आप बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और उससे आपका सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये पहली बाउंड्री कंडीशन में z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कैसे आया। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि x y और z जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको थीटा
आर थीटा फाई की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो एक्स जो है वो होता है आर कॉस थीटा साइन फाई, वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जी होता है आर कॉस थीटा। तो ये मैंने सिंपली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल की है। और जी सबसे इजी होता है वैसे। यानी अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और उसके अंदर ये जी एक्सेस है, और एक मैं वेक्टर लेता हूँ यहाँ पे जिसका एंगल थीटा हो, तो आपको पता है कि ये अगर आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जी पे लेंगे तो वो आर कॉस थीटा होगा। तो ये वहां से आ गई बात। चले मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले मैं बाउंड्री कंडीशन टू लगाऊंगा। बाउंड्री कंडीशन टू इम्प्लाइज, वो ये कहती है कि वी जीरो होगा व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाएगा, और राइट साइड के ऊपर होगा एल इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ए एल, और स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल एल आर आएगा, ठीक है। और बी एल ओवर कैपिटल आर एल प्लस वन, एंड राइट, एंड देन पी एल कॉस थीटा। जब आपके पास एक समेशन में होती है, यानी इसमें बहुत सारी टर्म्स है, हर एल के लिए एक टर्म है, और आपको ये कहा जा रहा है कि ये सारी सीरीज जमा होके इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उसकी सबसे आसान इंटरप्रिटेशन यही हो सकती है कि फॉर ईच एल हर टर्म जो है वो जीरो है। तो फॉर ईच एल अगर हर टर्म जीरो है, और दूसरा ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो अगर उनमें से एक को भी जीरो कर दें तो फिर भी जीरो हो जाता है सारा कुछ। सो इसका मतलब होगा कि ए एल आर टू दी एल प्लस बी एल ओवर आर टू दी पावर एल प्लस वन जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि हर टर्म जीरो है ना, तो फॉर ईच एल, तो एल अब एक जेनेरिक समझ लें कि इंडेक्स बन गया है, जिसकी कोई भी वैल्यू आप लें तो ये वाली इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होगी। फॉर एवरी एल दिस वन सेटिस्फाइज। तो यहाँ से मैं बी एल लिख सकता हूँ। सो बी एल विल बी इक्वल टू माइनस ए एल आर, दोनों आर कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा टू एल प्लस वन। सो ये मेरा बी एल है। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से मैंने बी एल निकाला, राइट। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अगर आप, सो आपका पोटेंशियल अब क्या बन गया, अगर मैं दोबारा से पोटेंशियल को लिखूं, सो दिस विल बी जीरो टू इंफिनिटी ए एल आर टू द पावर एल, और बी एल की वैल्यू भी ए एल की फॉर्म में आएगी, माइनस ए एल आर टू द पावर ट्वेल्व प्लस वन डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एल प्लस वन, और मल्टीप्लाई बाय पी एल कॉस थीटा। सो टोटल सोल्यूशन इस शक्ल का अब हो गया। इसके बाद ए एल कॉमन आ जाएगा, और आर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो यू गेट ए एल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर आता है, क्योंकि कैपिटल आर तो सिर्फ एक ही जगह पे वैलिड है ना, जो कि सरफेस ऑफ दी स्फीयर है। तो यहाँ पे स्मॉल आर था। जनरल सॉल्यूशन में तो आपका जनरल कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि कैपिटल आर समझ लो फिक्स है तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन स्मॉल आर को हम ले रहे हैं वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आपका जो सोल्यूशन होता है वो वेरिएबल फॉर्म के अंदर होता है, तभी ये फंक्शन बनता है ना, कि जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे आपका फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज रखेगा। एनी हाउ, सो ए एल को आप कॉमन ले लें, आर दी पावर एल माइनस, सॉरी बी एल में कैपिटल आर रहेगा, क्योंकि बी एल की वैल्यू हमने कैपिटल आर की फॉर्म में निकाली है। लेकिन ये जो नीचे आर आ रहा है ये फार्मूले से आ रहा है, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल आर इन दो जगहों पे होगा, और ये जो बी एल है इसकी जगह पे अब मैं ये जो हमने वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से निकाली है वो कैपिटल आर आ जाएगी, एंड देन ये बन जाएगा आर टू एल प्लस वन ओवर आर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन लगा के अभी तक ये सोल्यूशन आया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन मुझे ये कहती है कि जब
आर को मैं बहुत लार्ज कर दूंगा, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन नंबर वन जो थी वो कहती है कि आर, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल आर, मतलब आप सफियर से बहुत ज्यादा दूर हैं। और वहां पर अब आप देखेंगे कि इसी फार्मूले में जब आर वेरी लार्ज है तो उसका मतलब मैं उसको इन्फिनिटी भी ले सकता हूँ, यानी वो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो और उसका इन्वर्स लिया जाए तो वो बहुत छोटी वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है जिसमें 1 ओवर स्मॉल आर आ रहा है, तो ये बन जाएगी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इस स्मॉल वैल्यू को मैं जीरो ले सकता हूँ, ठीक है। तो इन दिस केस सेकंड टर्म जीरो, ठीक है। सेकंड टर्म से मेरी क्या मुराद है, ये वाली टर्म इज निग्लिजिबल, तो उसको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ। और उसको निग्लेक्ट करेंगे तो और दूसरी दूसरी बात ये है कि हमें ये भी पता है कि जो वेरी लार्ज आर है वहां पे, अभी जो बाउंड्री कंडीशन हमने लिखी थी यहाँ पे, हाँ ये है, वहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा बनता है। तो ये दोनों चीजें मैं कंबाइन करके यहाँ पे लिखता हूँ। सो मेरा पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, और दिस विल बी इक्वल टू समेशन एल इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ए एल, फर्स्ट टर्म आएगी आर टू द पावर स्मॉल आर टू द पावर एल, और साथ आएगा पी एल कॉस थीटा। और दूसरी टर्म को मैंने निगलेक्ट कर दिया है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आपने इन दोनों साइडों को कंपेयर करना है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था, सॉरी यहाँ पे, ये पी एल एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी लीजेंडर पॉलिनोमियल्स की, और किसी भी इक्वेशन में जो थीटा का फंक्शन आ रहा है वो सेम सेम होना चाहिए, यानी जो आपका वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यूज नहीं ले सकता टू इक्वेट दिस इक्वेशन। तो अभी आर को आप भूल जाए, अभी सिर्फ कॉस थीटा को देखें। तो यहाँ पे जो एक कॉस थीटा है, तो यहाँ पे जो पी एल कॉस थीटा है वो भी आपको, अगर एल की अगर आप वैल्यू फिक्स कर दें तो मतलब इस सीरीज के अंदर बहुत सी वैल्यूज आएंगी ना, मतलब अगर इसको मैं खोल के लिखूं समेशन को, तो यहाँ आएगा ए नॉट आर नॉट पी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। फिर एक टर्म आएगी ए वन आर वन पी वन कॉस थीटा। फिर और भी बहुत सारी टर्म्स इसमें आएंगी। लेकिन जब आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों साइड के ऊपर जो फंक्शनल फॉर्म है वो कंपेरेबल होती है। अब जो पहली टर्म है मुझे पता है पी नॉट कॉस थीटा तो वन होता है ना, तो इसको तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरी टर्म है पी वन कॉस थीटा, वो मुझे पता है कि पी वन कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होता है। तो इस कॉस थीटा को जो यहाँ राइट साइड पे है और जो लेफ्ट साइड पे कॉस थीटा है, इनके दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन। तो इक्वेशन बनती ही तब है जब तमाम टर्म्स एक तरफ की दूसरी तरफ के बराबर हों, कोएफिशिएंट्स उनके कंपेरेबल हों। सो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर जो है वो है ए वन आर, और जो यहाँ पे है वो है, सॉरी जहाँ पे जो कॉस थीटा कोएफिशिएंट है वो है ई ई नॉट आर, ठीक है। सो अगर आप कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉस थीटा, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा माइनस ई नॉट आर, और राइट साइड पे बचेगा ए वन आर, ठीक है। और ऑल अदर टर्म्स आर जीरो, या ऑल अदर एज आर जीरो। बाकी सारी जो एल की वैल्यूज हैं, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू टू, वो सब जीरो होंगी। तभी आपकी जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल बन सकेगी। ये पॉइंट क्लियर है। ये सिंपली मैं एक सीरीज को कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन की दूसरी साइड के साथ। ये काम आपने बहुत दफा किया होगा। सो दैट मीन्स के मेरा जो एल है वो सिर्फ इक्वल टू वन होगा, ओके। एंड देन आप इसको बस
अब आपको A1 मिल गया, ठीक है ना। देखें ना यहाँ पे, अगर मैं आर को कैंसिल कर दो दोनों साइड पे, तो A1 की वैल्यू मुझे मिल गई है, विच इज -E0। और एल की वैल्यू भी मुझे मिल गई है, विच इज 1, क्योंकि एल इज इक्वल टू 1 के अलावा बाकी सारी टर्म जीरो। सो मैं अपने ये जो मैंने एक बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्यूशन लिखा था, अब इसके अंदर तो इन्फिनिट टर्म्स आनी थी, लेकिन दूसरी बाउंड्री कंडीशन ने मुझे बताया कि सिर्फ एक टर्म है जो नॉन जीरो है, जो कि एल इज इक्वल टू वन वाली है। तो इस पूरे सीरीज में से सिर्फ मैं एल इज इक्वल टू वन वाला सोल्यूशन पिक करूंगा। सो वी आर थीटा नाउ विल बी इक्वल टू, समेशन खत्म हो जाएगा, एंड आई विल हैव A1, ठीक है, r⁻1 r होगा, माइनस कैपिटल आर और उसकी पावर 3 आ जाएगी, स्मॉल आर इसकी पावर 2 आ जाएगी, एंड P1 cos थीटा। तो यहाँ पे देखा आपने कि पूरी सीरीज में से मैंने सिर्फ और सिर्फ एल इज इक्वल टू वन वाला सोल्यूशन पिक किया है, क्योंकि ऑल अदर टर्म्स आर जीरो। एंड A1 की वैल्यू भी मुझे मालूम है, सो दिस विल बिकम -E0, ठीक है, क्योंकि A1 की ये वैल्यू है r -r³ / r²। और P1 cos थीटा की वैल्यू भी मुझे मालूम है कि वो cos थीटा होती है, बिकॉज P1x is x। So this is my final solution of the problem. This is the potential outside that sphere जो हमें दिया गया था। Is that clear? ठीक है। So दोबारा देख लेते हैं प्रॉब्लम को एक दफा। प्रॉब्लम ये था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जी डायरेक्शन में, उसके अंदर एक सफियर रखा, सफियर के चार्जेस ने अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव एक तरफ चला गया, नेगेटिव एक तरफ, और उसकी वजह से वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस चार्ज की वजह से। अब हमें ये कहा गया कि आउटसाइड जो रीजन है ना, ये सारा रीजन जो है, इसमें बताएं पोटेंशियल क्या होगा। तो वेरी फार फ्रॉम द सफियर, हमें पता है कि लाइनें दोबारा से पैरेलल होंगी और वो सिर्फ जी एक्सिस में होंगी, तो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला लगा के आउटसाइड पोटेंशियल की कंडीशन निकाली। और दूसरा ये कि चूंकि ये न्यूट्रल सफियर है, तो सरफेस के ऊपर जो है पोटेंशियल जीरो होगा। सो आर इक्वल टू आर के ऊपर बाउंड्री कंडीशन जीरो दे रही है। जनरल सॉल्यूशन लिखा, जो कि हमेशा टू डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हमेशा यही सॉल्यूशन होगा। उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस लगाई, पीएल के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, और देखा कि सिर्फ एल इज इक्वल टू वन का कोएफिशिएंट बाकी बचता है। सो इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एल इज इक्वल टू वन प्लग इन किया, बाकी टर्म्स को जीरो कर दिया, एंड देन दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है जी, और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट थीटा इज ग्लूड ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल शेल। अब सफियर नहीं है बल्कि एक शेल है, शेल का मतलब है कि अंदर से खोखला सफियर है, और फाइंड द रिजल्टिंग पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड। तो दोनों पोटेंशियल पूछे गए हैं। तो आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, वही जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो इनसाइड आउटसाइड मुझे मालूम है पहले से कि अगर मैं इनसाइड जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्योंकि इनसाइड आर इक्वल टू जीरो होता है, तो जो बी वाली टर्म है वो आप निगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ ए वाली टर्म को नॉन जीरो करेंगे। सो इनसाइड आएगा जीरो टू इंफिनिटी AL r⁻L PL cos थीटा। इसका मतलब है कि r इज लेस देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और आउटसाइड जो है उसका भी आंसर मुझे पता है, VR थीटा इक्वल्स BL/r⁻L+1 PL, सॉरी यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, ये एक किस्म का बस आप
समझ लें कि अब याद रखें इस चीज को कि जब कभी आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री आएगी प्रॉब्लम में, तो ये इनसाइड सॉल्यूशन होगा और ये आउटसाइड सॉल्यूशन होगा। और आपका काम होगा दो चीजें निकालना, ए और बी की वैल्यू निकालना और एल का पता करना कि कौन सा एल जो है वो यहाँ पे सरवाइव करेगा, मतलब कौन सा एल नॉन जीरो होगा और बाकी एल जो है वो आपने जीरो कर देना। ठीक है। यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो दो हो सकती हैं। ठीक है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये मैं बाउंड्री कंडीशंस वही ले रहा हूँ जो हमने चैप्टर 2 में देखी थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसको बोलते हैं। और यही दो बाउंड्री कंडीशंस अक्सर काम आती हैं प्रॉब्लम्स में, कि सरफेस के ऊपर जो है वो पोटेंशियल कंटिन्यूस होता है और पोटेंशियल का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है। सो वी इज कंटिन्यूस एट द सरफेस। सरफेस को डिफाइन किया जाता है स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर से। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन आएगी, जो डेरिवेटिव है आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू आर, और जो डेरिवेटिव है इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू आर, वो डिसकंटिन्यूस होगा एट द सरफेस। और ये होगा ठीक है ना, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर 2 में हमने ये चीज देखी हुई है। दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन। सो ये सिग्मा नॉट जो है ये सरफेस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये है आपका प्रॉब्लम और उसकी बाउंड्री कंडीशंस। तो वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं दी थी, लेकिन हमें पता है कि ये स्फेरिकल शेल के लिए जो शेल की जो सरफेस है, यानी इस किस्म की एक सरफेस आप सॉरी इस किस्म की अगर आप एक सरफेस बना लें, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल की मैं थोड़ी सी सरफेस दिखा रहा हूँ। तो उसके बाहर जो है ये वी आउट होगा और उसके अंदर जो है वो वी इन होगा। और इस सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा नॉट। तो ये किसी भी सरफेस के लिए, चाहे वो प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, ये कंडीशंस वैलिड होती हैं। प्लेन सरफेस के अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं। तो बस अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो पोटेंशियल की वैल्यूज आपको इनसाइड और आउटसाइड भी पता है, राइट। सो ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। पहली बाउंड्री कंडीशन में आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर आएगा और यहाँ पे भी कैपिटल आर आएगा, और उन दोनों को आप इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो जो समेशन की तमाम एल्थ टर्म्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली आपको इक्वल करके दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखें ना, पी एल दोनों में ऑलरेडी मौजूद है। अम, तो वो जो चीज़ आपने इक्वल करनी है वो कोएफिशिएंट्स, तो ये दोनों कोएफिशिएंट जब इक्वल होंगे तो फिर ये वाले जो इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल है ये भी इक्वल हो। चले इनका नाम भी डिफरेंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। और चूंकि आपको यहाँ पे सिग्मा नॉट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे सिग्मा नॉट को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख लेता हूँ। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन applies that AL capital R to the power L should be equal to BL over capital R to the power L plus 1। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मैंने लगाई है सिंपली, कि दोनों पोटेंशियल्स को इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल को इक्वल किया। तो इससे मुझे जो रिजल्ट मिला है वो ये कि बी एल इज इक्वल टू ए एल आर टू दावर 2L प्लस 1। जी, क्लियर है। सो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से मुझे पता चला। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव्स हैं, तो लंबा काम है लेकिन आप कर सकते हैं। आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने हैं, तो एक दफा जो है वो सिंपल, यानी एक दफा आप इस आर एल का डेरिवेटिव लेंगे और दूसरी टर्म के अंदर आप इस आर एल का डेरिवेटिव 1/RL प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, एंड इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एनी हाउ, जब आप आउटसाइड का डेरिवेटिव लेते हैं, तो आप देखें 1/RL प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव मैं अगर लूंगा तो दिस विल बिकम माइनस समेशन आएगा 0 टू इंफिनिटी बी एल
पी एल कॉस थीटा तो वैसे रहेंगे क्योंकि इनमें कोई भी आर डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन जो 1/r l+1 है उसका डेरिवेटिव बनेगा l+1/r 2l+1, l+2 सॉरी, क्योंकि एक का इजाफा करना है तो। और दूसरा कैपिटल आर मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप डेरिवेटिव एवेल्युएट कर रहे हैं तो वो सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, सो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। इज दैट क्लियर? ये मैंने ये वाली टर्म जो है ये यहाँ पे मैंने लिखी है। तो ये वी आउट पकड़े और इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू आर कोऑर्डिनेट। आई होप ये ठीक है। साथ साथ मेरा मैथ चेक करते जाइएगा क्योंकि ये मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो गलत भी हो सकता है। अच्छा, माइनस दूसरी टर्म आएगी इन साइड, तो इन साइड वाला तो इजी है, आर की पावर l+1 हो जाएगी बस। सो अगेन समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ए एल पी एल तो कॉन्स्टेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये बनेगा एल आर l+1, एंड देन कैपिटल आर मैंने इसको रिप्लेस करना है, सो दिस बिकम्स कैपिटल आर l+1 आर प्लस, एंड देन इक्वल्स माइनस सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये देख लें जरा, मेरे मैंने कहीं को गलती तो नहीं की? एल और एल, हाँ l+1 नहीं, l-1 होगा यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव में माइनस करना है, ठीक है। सो -l, मुझे ठीक लग रहा है, आप लोग भी जरा इसको डबल चेक कर लीजिएगा। एंड देन एक और काम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, वो ये कि बी एल की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। सो मैं इस बी एल की जगह पे यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ये कर लेते हैं। सो बी एल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा ए एल r⁴ क्लियर है? और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, राइट? तो ये बनेगा, समेशन कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में एक जैसा समेशन आ रहा है, एक ही लिमिट आ रही है। और l+1, माइनस को मैं यहाँ पे माइनस से कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, ये माइनस राइट साइड का लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा। और ए एल की दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स में अब ए एल कोएफिशिएंट आ रहा है ना, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ। ए एल को एक ही दफा लिखूंगा मैं, सो ए एल आएगा। और आर जो है वो भी दोनों में सेम आता है, क्योंकि यहाँ पे है l-1 और यहाँ पे है 2l+1, लेकिन उसको माइनस करना है l+2 से। तो इन दोनों को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ये भी बन जाएगा l-1, तो इसको भी मैं कॉमन ले लूंगा। एंड देन l+1, सॉरी l+1 यहाँ पर है और l यहाँ पर है, तो ये 2l+1 बन जाएगा। और उसके बाद दोनों के अंदर पी एल कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, कॉमन, तो वो भी मैं एक ही दफा लिखूंगा, पी एल कॉस थीटा, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। और फिर ये होगा सिग्मा नॉट थीटा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माइनस को मैंने पहले कैंसिल कर दी। सो सिंप्लीफाई होके कंडीशन कुछ इस तरह की बन गई है। अब यहाँ से अगला स्टेप जो है वो है ए एल की, ये जो कोफिशिएंट है ए एल, इसकी वैल्यू निकालना। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फोरियर ट्रिक, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक इस्तेमाल किया था, फोरियर ट्रिक। और फोरियर ट्रिक ये है कि आप ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो फोरियर ट्रिक में याद है, फोरियर, तो ये था कि अगर मैं जीरो से पाए पी एल कॉस थीटा और पी एल प्राइम कॉस थीटा को इंटीग्रेट करूं, साथ यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा आएगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जीरो होगा अगर आपके पास एल प्राइम और एल बराबर ना हो, और ये 2l+1 होगा डिवाइड बाई 2
अगर आपके दोनों एल इक्वल हो, एल और एल प्राइम इक्वल हो, तो ये फॉरियर ट्रिक जो है ना वो यहाँ पे आप लगा लें। करना क्या है, पी एल तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैंने सिर्फ ये वाली जो इंटीग्रल है, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने हैं, यानी इधर भी एक इंटीग्रल लें, इधर भी एक इंटीग्रल लें, और साथ मल्टीप्लाई करें पी एल प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, इधर भी और इधर भी। और उसके बाद ये वाला जो आंसर है, ये ट्रिक जो है वो अप्लाई करें, तो सिर्फ वो टर्म्स आपको आंसर देंगी नॉन जीरो, जिसमें एल और एल प्राइम इक्वल होगा। तो ये अब सिर्फ एक लाइन का मैथ है, आई होप ये आप कर लेंगे। एंड देन आपके पास जो ए एल की वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर आप इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करें तो आप बेसिकली इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आप डायरेक्टली, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आंसर क्या आना है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो 2l+1/2 आएगा इस साइड के ऊपर, जब आप ये मल्टीप्लाई करें। एंड देन 2l+1 जो है, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। इसी तरह ये कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं। सो इट इट बिकम्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आप, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है। अम, करके देखें, ठीक है, एक दफा। सो 2l+1/2r पावर l, और 0 to π v0 थीटा पी एल, यहाँ पे नहीं, v0 थीटा नहीं आएगा, मतलब सिग्मा नॉट थीटा है ना, राइट, सॉरी, v0 कहाँ से आ गया, सिग्मा नॉट थीटा, और ये भी नीचे जाएगा। सो वन वन सेकेंड, सो दिस विल बिकम 1/2 एप्सिलॉन r⁻l−1 है, इंटीग्रल 0 to π सिग्मा नॉट थीटा पी एल कॉस थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक हो गया। सो दिस इज माई कोफिशिएंट। ठीक है, और ये मतलब वही बात है कि मैंने एक लाइन नहीं की, बट यू कैन डू दैट। तानिया का क्वेश्चन है, एल एंड एन प्राइम का डिफरेंस क्या है इधर। ये चूंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो बेसिकली टू डिफरेंट इंडिसेस लेने होते हैं। मैं समझा नहीं हूँ आपका क्वेश्चन, मतलब ये तो इंटीग्रेशन की एक है ना, मतलब आप टू डिफरेंट एल वैल्यूज के ऊपर आप इनको इंटीग्रेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रिक। आप सेम पे भी कर सकते हो, लेकिन सेम पे करोगे तो आपको सिर्फ ये वाला आंसर ही नजर आएगा, ये वाला नहीं नजर आएगा। तो इसलिए आप पहले दो डिफरेंट इंडिसेस लेते हो और उनकी एक जेनेरिक जनरल कंडीशन निकालते हो कि उन दोनों के ऊपर जनरल कंडीशन जो है वो क्या आती है। बाकी इसका जो प्रूफ है वो मेरे ख्याल मैथ की बुक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा, इसको ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी कहते हैं। तो उसमें होता ही ये है कि आप, जैसे आप वेक्टर्स में करते हो ना, कि अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा वाई डायरेक्शन में है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो वो जीरो आता है। ये आपने डॉट प्रोडक्ट में शायद किया हो, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, तो अगर मैं चलो मैं सिंपली, अगर मेरा एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर मेरा वाई डायरेक्शन में है, और उन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो वो जीरो आता है। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर एक्स में है और दूसरा भी एक्स में है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो वन आता है। ये यूनिट वेक्टर्स के लिए वैसे होता है, मैंने इन जनरल वैसे ही बात लिखी है। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है। तो उसमें आप दो कोऑर्डिनेट से ही प्रूव कर सकते हैं, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उनका आपस में क्या रिलेशन। तो ये लीनियर अलजेब्रा इसके अंदर इन्वॉल्व है थोड़ा सा। उसके लिए मेरे ख्याल में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो हमारी प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे, उस पर भी किया था, बट ये वहां से आता है। ठीक है, सो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर द लेजेंडर पॉइंट। आप किसी भी फंक्शन के लिए लिख सकते हो, मसलन आप साइन थीटा ले लो, साइन थीटा एक फंक्शन है, तो साइन थीटा की के साथ कॉस थीटा फंक्शन लो और उसकी ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड कर लो। तो ये बेसिकली आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि दो फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं या नहीं। तो एक फंक्शन आपने पी एल
समझने के लिए लिया है, और दूसरा पी एल प्राइम ले लिया, तो ये दो डिफरेंट फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि थीटा दोनों में सेम है। कुछ लोग ये करते हैं कि थीटा भी डिफरेंट करके कर लेते हैं, वो ज्यादा जरा खतरनाक हो जाती है कैलकुलेशन। बट एनी हाउ, सो वहां से ये कंडीशन आती है, और आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल पे इस पे बात की थी तकरीबन, आप देखें अगर उसको, उसमें इसकी डिटेल दी हुई है। सो ओके, सो ए एल हमें मालूम हो गया। तो अगर आपको सिग्मा नॉट थीटा की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जाए, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एल, और उस ए एल से फिर आप जो है वो अपना दोनों सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि बी एल भी ए एल की शक्ल में लिखा हुआ है। तो बी एल पता चल गया तो आउटसाइड सोल्यूशन लिख सकते हैं, ए एल पता चल गया तो इनसाइड सोल्यूशन लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट। अब बाकी समझ लें कि डिपेंड करता है कि आपको सिग्मा नॉट थीटा की क्या वैल्यू दी हुई है, बल्कि हम कुछ एग्जांपल्स अभी करते हैं जिसमें मैं आपको, जिसमें उन्होंने कोई खास सिग्मा नॉट की वैल्यू दी होगी, और उस सिग्मा नॉट के लिए हमें कहेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, और उसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तो वहां पे हम करेंगे। सो अगर आप मुझे सिग्मा नॉट थीटा की वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि अभी तो ये जनरल जनरल फंक्शन लिखा हुआ है ना, अभी तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कि सिग्मा नॉट थीटा की वैल्यू क्या है, किस तरह का फंक्शन है ये। तो अगर आप मुझे फंक्शन की शक्ल दे देंगे, तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे प्लग इन करके इंटीग्रेशन करूंगा, और उससे मेरा ए एल निकल आएगा। उस ए एल को फिर अब आप प्लग इन करेंगे तो आपका सोल्यूशन इनसाइड और आउटसाइड दोनों। यहाँ तक क्लियर है ये बात? तो ये दो एग्जांपल्स थी। अ, अब इन एग्जांपल्स की बुनियाद के ऊपर प्रॉब्लम है वो हम करेंगे। प्रॉब्लम 3.17, तो ये है प्रॉब्लम, आई होप कि आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है। प्रॉब्लम 3.17 है, और ये प्रॉब्लम कहता है कि जी सपोज द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पोटेंशियल दिया हुआ है वी नॉट ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो एक स्फीयर है और उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये एक स्फीयर है और हमें ये कहा गया कि इसकी सरफेस के ऊपर वी नॉट पोटेंशियल कांस्टेंट है, और कह रहा है कि यूज द रिजल्ट्स ऑफ एग्जांपल 3.6 एंड 7, जो कि अभी हम देखते हैं, टू फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। वही सवाल है, इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। और साथ ही वो कह भी रहा है ग्रिफिथ कि ऑफ कोर्स यू नो द आंसर्स, क्योंकि आपने वो एग्जांपल्स पहले की हैं और हमने भी अभी दोबारा उनको डिस्कस किया है। तो वो कह रहा है कि इससे आपका जरा चेक हो जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो चलें करते हैं जी। और ये ए पार्ट है, बी पार्ट फिर होगा कि, सो ए पार्ट में स्फीयर है और बी पार्ट के अंदर एक शेल है, और उसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है, जैसा कि अभी अभी हमने एग्जांपल 3.9 में देखा, बिल्कुल ये वाली चीज। तो वहां पे ये फार्मूला इस्तेमाल होना था, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल पहले करवाई है, ताकि जब हम वो प्रॉब्लम करें तो हमें पता हो कि वो किस एग्जांपल की बात है। एनी हाउ, 3.17 प्रॉब्लम है, और जैसा कि प्रॉब्लम के अंदर ही आपको बताया गया कि सोल्यूशन आपको पहले ही पता है इसका क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो मैं लिख लेता हूँ जी सोल्यूशन। तो वी इन क्या होगा, अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, अब तक कितनी दफा मैंने इसको लिखा है। इनसाइड होगा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, कोएफिशिएंट ए वाला सोल्यूशन आएगा, पी एल कॉस थीटा, और जो आउटसाइड है वो बी एल वाला कोएफिशिएंट है। ओके, अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो चूंकि पोटेंशियल की वैल्यू मुझे कांस्टेंट दी हुई है, सो यूजिंग सेम ट्रिक एज बिफोर, तो उन एग्जांपल्स में से ही मैं डायरेक्टली ए एल को लिख सकता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको चीज सिखाई है ना, फोरियर ट्रिक वाली, तो इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा नॉट की बजाय वी नॉट थीटा वाला सोल्यूशन है, जो कि हमने लास्ट टाइम, अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो उस एग्जांपल में भी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी।
तो उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सफियर के लिए। याद रखें ये शेल शेल के लिए है सोल्यूशन, दिस इज फॉर, सॉरी दिस इज फॉर सफेरिकल शेल। ये एग्जांपल सफेरिकल शेल के लिए है, जबकि अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पर वो सफियर के लिए है। तो ये जेहन में जरा फर्क रखना है। और सफियर के लिए एग्जांपल 3.6 और 7 जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी, वहीं से मैं ये सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ। एंड दैट इज 2l+1 ओवर 2 r⁴l। उसी से मिलता जुलता है जो ऊपर आपने देखा है ना सोल्यूशन, सो सेम सेम सोल्यूशन। v0 थीटा pl cos थीटा sin थीटा d थीटा। ये मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल 3.6 से। ठीक है। सो v0 थीटा अब आपको दे दिया गया है, उसने कहा जी ये कांस्टेंट है v0, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। v0 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, पी एल कॉस थीटा। और ये है इंटीग्रल जिसको हमने सॉल्व करना। अब अगर आप देखें तो पी एल कॉस थीटा का जो फार्मूला मैंने लास्ट टाइम देखा था, जिसको रोड्रिगस फार्मूला कहते हैं, वो बड़ा गंभीर सा फार्मूला है, बड़ा मुश्किल सा फार्मूला है। वो फार्मूले की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल के इसको हल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल रास्ता है। इसका एक आसान रास्ता है, और ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ना अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपको अक्सर प्रॉब्लम। और वो ये है कि हम हमेशा, बजाय इसके कि हम एस पी एल कॉस थीटा का फार्मूला जो रोड्रिगस फार्मूला है उसकी वैल्यू यहाँ प्लग इन करें और फिर उसको इंटीग्रेट करें और अपना जो है वो दिमाग जो है वो आप खपाते रहें, तो उससे बेहतर जो है ना वो होता है फोरियर ट्रिक को इस्तेमाल करें हमेशा। फोरियर बहुत जगह पे आपकी मदद करने आता है। ये जो रिसर्च में लोग होते हैं वो बेहतर जानते हैं कि फोरियर जो है ना वो बहुत लाजमी है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो फोरियर ट्रिक का मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है, ये अब आपने ऑर्थोगोनैलिटी लगा के इसको सॉल्व करना है। अब ऑर्थोगोनैलिटी में आपने देखा था कि दो डिफरेंट पी एल होते हैं, ठीक है, और उनका सोल्यूशन जो है वो मुझे फिर पता है कि अगर दोनों एल बराबर ना हो तो जीरो, अगर दोनों एल बराबर हो तो 2l+1 उसका आंसर है, 2l+1/2 उसका आंसर है। तो इसका मतलब है कि किसी तरीके से आपने हमेशा इंटीग्रल के अंदर दो पॉलिनोमियल्स लेके आनी है, पी एल और पी एल प्राइम इन डिफरेंट एल वैल्यूज के लिए। लेकिन अगर आप ये इंटीग्रल देखें जिसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, उसमें तो सिर्फ एक पी एल है, तो दूसरी पी एल कहाँ से आएगी अगर आपको नहीं दिया हुआ सोल्यूशन, आपका इंटीग्रल जो है वो दो पी एल वैल्यूज नहीं रख रहा। तो ट्रिक ये है कि वो पी एल इसके अंदर मौजूद है, आपको नजर नहीं आ रहा, और वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अगर आप गौर फरमाएं तो पी एल कॉस थीटा की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, जो अगर एल इज इक्वल टू जीरो लें, पी एल जीरो एक्स जो होता है वो वन होता है, वन होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं भी मुझे पी एल की कोई वैल्यू चाहिए होगी, कोई पोलिनोमियल चाहिए होगी, तो वन तो मैं हर जगह मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वहां पे वन लिख के ना, तो वन की जगह पे आप ये पोलिनोमियल लिख, ठीक है, बड़ी यानी इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है। तो यहाँ पे अगर मैं वन से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है, और मुझे पता है कि पॉलिनोमियल ये वाली जो है ना ये वन होती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वन को रिप्लेस कर देता हूँ इस पॉलिनोमियल से। ये बड़ा ही मजे का जो है ना वो ट्रिक है। तो 0 to π, और वन की जगह पे मैं लिखूंगा पी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि मुझे पता है वो वन है, एंड देन पी एल कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो आप देखें कि ये बन नहीं गई वही शक्ल जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑर्थोगोनैलिटी वाली, दो डिफरेंट एल। और ये शायद तानिया का सवाल भी था, तो ये है, इसलिए हम एल और एल प्राइम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप इसको एल कह लो और इसको एल प्राइम कह लो। एल प्राइम इज इक्वल टू जीरो है, और इंटीग्रल की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि इंटीग्रल जो है वो तभी नॉन जीरो होगा जब दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। तो इसका मतलब है कि दोनों एल की वैल्यूज इक्वल रख के
इंटीग्रल का आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2l+1/2। तो वही मैं यहाँ पे अब करने लगा हूँ। सो दिस विल बिकम, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ। बेसिकली आपने l = 0 वाला जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे नॉन जीरो होगा, बाकी सारे सोल्यूशन जीरो होंगे, और जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो जीरो, तो सिर्फ वो ए आपके पास बचेगा जिसमें एल की वैल्यू जीरो होगी। सो ये आएगा 2/2l+1। ठीक है, वो मैंने उल्टा लिखा हुआ था उसको। अब ठीक है। सो एनी हाउ, जब आप l = 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा। ये मैं इसलिए थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर पहले से पता है, वो भी वी नॉट आना है। तो जब मैंने अपना वैल्यू पुट की तो मुझे समझ आ गई कि कुछ गड़बड़ है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में। एनी हाउ, ये जो इंटीग्रल है इसका मैंने आंसर लिखा है। मुझे पता है कि ये होगा 2/2 × 0 + 1। ठीक है, बिकॉज l = 0 है ना। सो जीरो तो जीरो हो जाएगा और इसका आंसर जो है इंटीग्रल का 2 आ जाएगा। सो वो 2 फिर मैंने कैंसिल किया, यहाँ से मेरा ए नॉट निकला है। क्लियर है। सो ए नॉट की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है कि जो वी इन साइड है, एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। उसमें जो आंसर था वो कुछ इस तरह का था, PL cos थीटा। तो इस समेशन में जीरो से लेके इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ नॉन जीरो टर्म एक ही आएगी, जो कि l = 0 वाली टर्म। तो इसका मतलब है कि ये l = 0 वाली टर्म होगी ए नॉट r⁻0 1 और P नॉट cos थीटा। तो P नॉट जो है वो तो मुझे पता है 1 होता है। सो आंसर विल बी इक्वल टू V नॉट। सो इन साइड जो पोटेंशियल है वो हमने निकाल लिया है, विच इज V नॉट। क्लियर है। इसी तरह से अब आप आउटसाइड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं फॉर आउटसाइड द स्फीयर। अब आप एग्जांपल 3.7 पे जाएं तो वहां से आप BL की वैल्यू देख सकते हैं, जो कि बेसिकली फोरियर ट्रिक से निकलती है, और हमने इसको लास्ट लेक्चर में किया भी था। सो BL विल बी इक्वल टू 0 to π V नॉट थीटा दोबारा, फिर आएगा PL cos थीटा sin थीटा एंड देन d थीटा। अब अगेन चूंकि V नॉट कांस्टेंट है, सो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। सॉरी, 2l+1/2 RL+1 V नॉट, और इंटीग्रल में फिर वही ट्रिक लगाऊंगा मैं, P नॉट cos थीटा कहीं भी डाल सकता हूँ क्योंकि वो 1 होता है, एंड देन PL cos थीटा sin थीटा d थीटा, एंड देन ऑर्थोगोनैलिटी मुझे ये बताती है कि दोनों L इक्वल होंगे तो आंसर नॉन जीरो आएगा। तो L यहाँ पे जीरो के इक्वल होगा। सो दिस विल बिकम 1/2 R V नॉट, और यहाँ पे फिर क्या आएगा 2। सो B नॉट की वैल्यू मुझे पता चल गई, दैट विल बी V नॉट। ठीक है, एंड देन इस B नॉट को मैं आउटसाइड पोटेंशियल में पुट करूंगा। सो V आउट को मैंने लिखा था L = 0 to ∞, BL/r⁻l+1 PL cos थीटा। अब अगर आप इसमें l = 0 वाले टर्म को पिक करें जो कि नॉन जीरो होगी, सो दैट विल बी B0/r P0 cos थीटा, एंड देन B0 की वैल्यू V0 है, R P0 cos थीटा 1 है डिवाइडेड बाय R। सो इसका मतलब है कि फाइनल मेरा जो सोल्यूशन है, कंबाइन करके मैं उसको लिख सकता हूँ कि इन साइड उसकी वैल्यू V0 है एंड आउटसाइड उसकी वैल्यू V0 R/R। सो when your variable is less or equal to the sphere radius, and when your variable is greater or equal to this radius. Is that clear? और यहाँ से आपको ये वेरीफाई भी हो रहा है कि जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर की इक्वल करेंगे
तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो उसने वी नॉट दिया हुआ था, तो वी नॉट दोबारा आपको मिल गया। तो वो कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो इस तरह से आप इसको, आप इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने 3.17 प्रॉब्लम का ए पार्ट जो है अभी तक सॉल्व किया है। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन इसके ऊपर है तो बता दें। तो आपने देखा कि सारे प्रॉब्लम्स में अगर 2D लेप्लास इक्वेशन है, तो स्फेरिकल सिमेट्री है, तो बस ये आपके सोल्यूशन होते हैं। यानी आप रीजन डिफाइन करेंगे आर लेस और इक्वल टू आर का, एंड आर ग्रेटर और इक्वल टू आर, और एज पर द गिवन सिचुएशन, यानी गिवन पोटेंशियल या गिवन चार्ज डेंसिटी, आप बस आप इन ए एल और बी एल को आप फोरियर ट्रिक से निकालते हैं, जो कि हमने पहले एग्जांपल 3.6 और 7 में निकाले हुए हैं। तो 3.6 से ए एल आपको मिल गया, और 3.7 एग्जांपल से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये सोल्यूशन जो है वो मैंने एग्जांपल 3.7 से लिया, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में बाय द वे किया भी था, अगर आप लोग देख लें उस लेक्चर को। तो ए एल बी एल मालूम हो जाए तो फिर आप फाइनल अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये है सफियर के लिए सोल्यूशन, सफियर विद कांस्टेंट पोटेंशियल। ये था प्रॉब्लम। अब जो इसका बी पार्ट है इसी 3.17 का, उसके अंदर उसने सफियर की बजाय एक स्फेरिकल शेल लिया हुआ। और लेट मी रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। सो बी पार्ट के अंदर एक कहा कि फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड अ स्फेरिकल शेल विच कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा नॉट। तो यहाँ भी उसने हमारा प्रॉब्लम आसान कर दिया है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि अब मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है ना शेल के लिए। तो सिग्मा नॉट जो है, अगर थीटा पे डिपेंड करे तो इंटीग्रल जरा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन उसने आपका काम आसान कर दिया, उसने कहा कि जी ये जो चार्ज डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसको आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, और फिर वही फोरियर ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल 3.9 की सोल्यूशन जो अभी हमने देखे हैं, अ, उनको आप इस्तेमाल करके, तो मतलब आपका सोल्यूशन डायरेक्टली अब आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ए एल की ये वैल्यू है और बी एल की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं ये बी एल है। तो अगर आपको ए एल पता चल जाए तो बी एल भी पता चल गया। तो ए एल निकालें, फोरियर ट्रिक लगा के, सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लें, एंड देन सेम जो अभी मैं सारा काम कर रहा था सेम काम करना है। ए एल का सिर्फ एक एल वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी, और उस ए एल को यहाँ पे प्लग इन करें तो बी एल भी आ गया। ए एल बी एल आ जाए तो जैसे पहले आपने सोल्यूशन लिखे थे, अब आप दोबारा सोल्यूशन लिख सकते हैं। कर लेंगे ये बी पार्ट, ये मुश्किल नहीं है, सेम सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम एज ए पार्ट या पार्ट ए। लेकिन इस केस में आप यूज करें रिजल्ट फ्रॉम एग्जाम्पल 3.9, जो मैंने ऊपर अभी आज की भी है, एंड डू इट योर सेल्फ। अब आप ये, आपका होमवर्क है कि आप खुद इसको करके देखें कि आपको समझ आती है। इसको आप करेंगे तो आपको जो पिछले जो प्रॉब्लम मैंने आज तक किए हैं वो सारे आपको समझ आ जाए। सो प्रॉब्लम 3.8, सर इसमें एक्सक्यूज फिर मी एक। सफियर का प्रॉब्लम है। और कहा गया है कि सफियर की सरफेस के ऊपर जो है वो आपने पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल दिया गया, सॉरी, सफियर की सरफेस पे पोटेंशियल दिया गया है। फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड एज बिफोर, as well as the surface charge density on the sphere. Assume there is no charge inside or outside the sphere. ठीक है, तो स्फीयर के अंदर या बाहर कोई चार्ज नहीं है, उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो पोटेंशियल स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज स्फीयर, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो आपको दिया हुआ है वी नॉट, which depends on theta actually, so it's not constant, it's a theta dependent potential.
सो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो ट्रिकी होगा, क्योंकि जो पहली एग्जांपल्स हमने सारी की है ना, उसमें जो चार्ज डेंसिटी या पोटेंशियल सरफेस पे दिया होता था वो कांस्टेंट होता था। तो अब जो है वो पोटेंशियल, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें कॉस थ्री थीटा वाली टर्म आ रही है। दूसरी बात ये कि आप उसी तरह से कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, यानी अ, जैसे पहले हम कर रहे थे ना, आउटसाइड और इनसाइड के लिए सेम लॉजिक आएगी। कि वी इनसाइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एल इक्वल जीरो टू इंफिनिटी ए एल आर एल पी एल कॉस थीटा। वी आउट जो होगा वो होगा एल इक्वल जीरो टू इंफिनिटी बी एल ओवर आर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आर इज लेस देन कैपिटल आर। बाय द वे कैपिटल आर रेडियस होता है, एंड देन ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर। और उसी तरह से वी इन के लिए आप ए एल लिखेंगे, और वी आउट के लिए आप बी एल लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे कहीं लिखा भी था। अ, हाँ ये है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है ए एल, कॉपी, एंड देन इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो ए एल की वैल्यू ये आएगी, एंड देन इसी तरह से बी एल, कहाँ लिखा था मैंने, हाँ ये, इसको भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सेम ही रहना। एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये है चीजें जो, मतलब जो मटेरियल हमारे पास है और हमें पता है किस तरह प्रॉब्लम करना है। मेन काम जो है वो ये इंटीग्रल्स सॉल्व करने हैं। और इस केस में आप देखें तो वी नॉट जो है वो उन्होंने दिया हुआ है के कॉस थ्री थीटा। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे मैं के कॉस थ्री थीटा, के तो कांस्टेंट है, चलें, के को मैं इंटीग्रल के बाहर लिख लेता हूँ और कॉस थ्री थीटा यहाँ पे आया। और इसी तरह बी एल में भी जो वी नॉट है उसकी जगह पे के, ठीक है, के बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, कांस्टेंट है, और कॉस थ्री थे। आप इसको करना चाहते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो डिफिकल्टी आ रही है इस वजह से कि यहाँ पे कॉज की पावर नहीं दी हुई है आपको। ठीक है, ये कॉज क्यूब थीटा नहीं है, ये कॉज ऑफ थ्री थीटा है। ठीक है। दूसरा ये कि हम, मैंने अगर प्रॉब्लम को इजी करना है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम दो पॉलिनोमियल्स चाहते हैं। एक तो मुझे दी हुई है पी एल कॉस थीटा, तो इस वाली को भी मैंने पी एल की फॉर्म में लिखना है या एल प्राइम की फॉर्म में लिखना है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पहले, और फिर हमारा ये प्रॉब्लम वैसा ही बन जाएगा जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने इस कॉस थ्री थीटा को थोड़ा सा निखारना है, और इसके ऊपर हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे, और कुछ हम पोलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंड देन उससे ये प्रॉब्लम हमारा आसान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इसके ऊपर थोड़ा सा पहले मुझे काम करना पड़ेगा बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और उसके लिए मैं कॉस थ्री थीटा वाला यानी जो पोटेंशियल है उसको लिखते हैं। अब एक चीज आपको पता है, वी नॉट थीटा इज इक्वल टू के कॉस थ्री थीटा, वो है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो अगर आप वो लगाएं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी होगी, तो कॉस थ्री थीटा इक्वल होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अगर आपको ये नहीं याद तो फिर आप इसको जाके दोबारा एक दफा ड्राइव करके देख लें कि ये दुरुस्त है या नहीं। ये कॉस थ्री थीटा पे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है। अच्छा, अगेन यहाँ पर आप कर सकते हैं डायरेक्टली
पॉलिनोमियल की फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए पॉलिनोमियल की फॉर्म यहाँ पे, सो दैट वी कैन यूज योर टर्मिनोलॉजी। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे जो दो पॉलिनोमियल्स आ रही हैं, एक है कॉस क्यूब थीटा और एक है कॉस थीटा। एक दोनों में पावर जो है कॉस की वो ऑड है, एक में कॉस वन थीटा है, कॉस की पावर वन है, और दूसरे में कॉस की पावर थ्री है। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, और मैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो थ्योरम यहाँ पे आपको दे देता हूँ। वो ये है कि एनी एक जनरल फॉर्म है थ्योरम की और एक स्पेसिफिक फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्म लिख लेता हूँ। बेसिकली nth ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए वो होती है। सो यहाँ पे आपकी जो पॉलिनोमियल है, चूंकि वो ऑर्डर थ्री तक जा रही है, तो इसकी सिंपल फॉर्म जो है थ्योरम की वो ये है कि एनी थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आपको याद है ना, जो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स हैं यानी पी एल वाली, वो बेसिस भी बनाती हैं। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर या उससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लेजेंडर पॉलिनोमियल्स बेसिस बनाती हैं। इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये बेसिकली थ्योरम वहीं से आ रहा है कि एनी थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फोर, फोर इसलिए कि पी नॉट भी होती है ना उसमें, फोर लेजेंडर पॉलिनोमियल। राइट, मतलब ये कि उसमें पी नॉट आएगा, पी वन, पी टू और पी थ्री। तो थ्री तक मुझे जाना है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल को मैंने लिखना है, तो बेसिस में ऑर्डर थ्री तक मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन पी नॉट भी चूंकि स्टार्टिंग में होती है, तो इसलिए फोर आ रहा है। अच्छा, ये है जनरल थ्योरम। लेकिन अगर अब आप अपना प्रॉब्लम देखें, जो जो पॉलिनोमियल हम है मतलब कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, वो थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो पहली बात तो ठीक है कि मुझे चार चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें तो कॉस की पावर्स यहाँ पे ऑड आ रही हैं, कॉस वन थीटा और कॉस थ्री थीटा। तो जब ऑड पावर की पॉलिनोमियल आ रही हैं, तो आपको सिर्फ ऑड पावर वाले ही लेजेंडर पॉलिनोमियल्स चाहिए होंगे। तो इन आवर केस ओनली पी वन एंड पी थ्री आर नीडेड, मतलब क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल की पावर्स जो है वो ऑड है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपको समझ आई है? ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी वैसे थोड़ी सी, ये इतनी आसान बात है नहीं, आपको नजर नहीं आएगी। आप कोई सादा सादा सी पॉलिनोमियल ले लें, सेकंड ऑर्डर ले लें, सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल लें और उसको एक्सपेंड करें। अगेन आपको जाके लेजेंडर पॉलिनोमियल्स का मैथ करना पड़ेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स की किताबों में इसके कुछ प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। सो अगर आप के पास मैथमेटिकल फिजिक्स का कोई अच्छा कोर्स है या किताब है, तो उससे आप इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेंगे जाके। और नहीं है तो आप इसको अब आप खुद भी कर सकते हैं। आप एक सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल लें कोई, और उसको एक्सपेंड करें, तो आप देखेंगे पी नॉट पी वन उसमें आएगा। सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में तीन पॉलिनोमियल्स आएंगी, एंड सिमिलरली थर्ड ऑर्डर में फोर आएंगी, एंड सो ऑन। सो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, अपने पास से कोई पॉलिनोमियल बना के और उसकी उसको एक्सपैंड करें लेजेंडर पॉलिनोमियल की बेसिस में, तो यू कैन डू दिस मैथ। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरी ये जो फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ये मेरी पोलिनोमियल है ना जो मुझे दी हुई है, थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल। इसको मैं लिख सकता हूँ, बल्कि के लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं आप, ये भी लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि
दोनों पॉलिनोमियल्स में लिखूंगा, यानी P1, सॉरी P3 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि पहले वाली P3 है इधर भी। P3 कॉस थीटा और प्लस P1 कॉस थीटा। अब मुझे अभी तक ये नहीं पता कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो क्या होंगे। हो सकता है वो वन वन ही आ जाए, लेकिन मुझे पता नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर इन जनरल अल्फा और बीटा इस्तेमाल कर लेता हूँ, या ए और बी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ए और बी ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया है, तो इसलिए अल्फा बीटा इस्तेमाल कर लिया। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि एफ ऑफ थीटा आपके पास ये पोलिनोमियल है, और बिकॉज एनी एफ ऑफ थीटा कैन बी एक्सपेंडेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कोएफिशिएंट्स टाइम पी एल। ये लिनियरिटी की डेफिनेशन है ना, बाय डेफिनेशन लिनियरिटी ये होती है कि किसी भी फंक्शन को आप उसकी बेसिस की फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैंने यही काम किया है। तो एफ ऑफ थीटा जो है मेरा, वो ये दिया हुआ है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और लीनियर कॉम्बिनेशन में चार टर्म्स आनी थी, दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि वो इवन पावर यहाँ पे है ही नहीं। तो सिर्फ ऑड पावर बाकी बचेंगी, जो कि यहाँ पे दी हुई है। ये पॉइंट क्लियर है कि मैंने ये कैसे लिखी है इक्वेशन। सो बेसिकली इसी इक्वेशन को मैंने ये फॉर्म में लिखा है। इस पे कोई सवाल है? ये जो सारा मैंने यहाँ पे आपको समझाया है प्रोसेस। अगला काम अब आसान हो। जी, सवाल किसी का? ओके, आई होप कि क्लियर है। तो अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स अल्फा। अब P3 थीटा जो होता है, अम, अगर आप देखें बुक के अंदर भी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। आई थिंक प्रॉब्लम 3.16 है या 17 है, मुझे अब सही तरह याद नहीं है। आई आई गेस प्रॉब्लम 17 है, या आई डोंट नो। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें P3x की प्रॉपर्टीज हैं कि वो किस तरह से एक्सपैंड किया जा सकता है। सो P3x जो होता है वो होता है 5, सॉरी 1/2, इफ आई एम करेक्ट। 1/2 5x³ - 3x। ये जरा देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि यही है। ये आपको मिल जाएगा विकिपीडिया वगैरह से, देख सकते हैं आप। मुझे जब सही तरह याद नहीं आ रहा कि ये पहली चार पांच आपने याद करनी होती हैं। सो आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, विकिपीडिया भी यही दी हुई है। तो इसका मतलब है कि P3 को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जनरल नॉलेज आपके काम है। इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू अल्फा। P3 cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5/2 cos³ थीटा माइनस 3/2 cos थीटा। बल्कि इसको ऐसा करते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं, प्लस बेटा। अब P1 cos थीटा मुझे पता है क्या होता है, सिंपल cos थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ P3 और P1 की वैल्यूज, यानी उनकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। और अगर आप कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर cos³ वाली टर्म मौजूद है, राइट साइड पे भी cos³ वाली टर्म मौजूद है। तो इनके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। सो इसका मतलब है कि 4 इक्वल होना चाहिए 5 अल्फा बाय 2 के। तो यहाँ से मैं अल्फा निकाल लेता हूँ,
तो अल्फा आ गया 8/5। ठीक है, पहली चीज ये आ गई। इसी तरह से यहाँ पर cos थीटा मौजूद है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी cos थीटा की टर्म्स मौजूद हैं। तो लेफ्ट और राइट के कोफिशिएंट्स फिर इक्वल करें, तो -3 विल बी इक्वल टू बीटा -3/2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू मुझे मालूम है, 8/5 है। सो दिस विल बिकम बीटा -12/5। सो यहाँ से बेटा जो है वो निकल आएगा 12/5 -3, विच इज -3/5। तो ये है जी बेटा। सो अल्फा और बेटा निकल आए। अगर अल्फा और बेटा निकल आए तो फिर आप एफ ऑफ थीटा को लिख सकते हैं। क्या था, 5, सॉरी, अल्फा P3 प्लस बेटा P1। सो अल्फा की वैल्यू है 8/5 P3, प्लस बेटा की वैल्यू है माइनस, सो -3/5। सो सो माई पोटेंशियल विल बी नाउ, बल्कि इसको रहने दें, एफ ऑफ थीटा कंफ्यूज करेगा। वी नॉट थीटा किसके इक्वल था, के कॉस 3 थीटा के, जिसको मैंने अभी रिजॉल्व करके लिख लिया है k/5 P3 cos थीटा -3 P1 cos थीटा। तो अब मेरा पोटेंशियल जो है वो, और सॉरी यहाँ पे 8 आना है, जो मेरा मैंने पोटेंशियल है वो उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लिया है, और इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो दिस इज माय गिवन पोटेंशियल, और इस गिवन पोटेंशियल को अब मैं यहाँ पे ए एल और बी एल में प्लग इन करूंगा। ठीक है, ए एल और बी एल में। सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दोबारा वी नॉट थीटा लिख देते हैं। तो अगर आपको वी नॉट इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स मिल गया है, तो अब आप इनके ऊपर सिर्फ पी एल प्राइम वाली ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस लगाएंगे, एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो उसने कहा था इनसाइड एंड आउटसाइड, ये उसका आंसर है। इस आंसर को लिखने के लिए आपको ए एल और बी एल चाहिए, और ए एल और बी एल के लिए आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करने थे। इन इंटीग्रल्स में जो वी नॉट थीटा है उसको मैंने थोड़ी सी मेहनत करके पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया है तो अब मेरे लिए इंटीग्रल सॉल्व करना इजी है, एंड द रेस्ट आप अब घर पे खुद कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, करना क्या है आपने, कि आपने इस यूज करना है इस वी नॉट थीटा को टू फाइंड ए एल एंड बी एल। और अगर ए एल एंड बी एल आ जाए तो फिर आप, एंड हेंस, तो फिर आप इनसाइड एंड आउटसाइड पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? हो जाएगा ये प्रॉब्लम अब। बाकी सारा कुछ वैसा ही है जैसा मैंने पहले किया, बस जरा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और कुछ नहीं है। जी, हो जाएगा। और उसके अलावा उसने इसी प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा चीज भी मांगी थी, वो है सिग्मा ऑफ थीटा। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ थीटा भी इसने कहा निकालें, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के लिए फिर आपको वापस थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जो आपने एग्जांपल्स की थी उन्हीं के अंदर एक एग्जांपल में सिग्मा थीटा वाली एक टर्म थी। तो अगर आप जाएं, आई थिंक एग्जांपल 3.9 जो भी हमने की है,
तो उसमें वापस अगर मैं जाऊं, थोड़ा सा मुझे अगर आप इजाजत दें, तो ये प्रॉब्लम है हाँ यहाँ पे एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये वाली, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, इससे आप सिग्मा ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। यानी अगर आप, क्योंकि आपने ए एल तो पहले निकाल लिया है ना प्रॉब्लम में, तो बस अब आपने उसकी वैल्यू यहाँ प्लग इन करनी है, तो आपका सिग्मा नॉट निकल आए। तो मुझे दोबारा से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? सो लिख देता हूँ नीचे। तो सिग्मा नॉट की जो वैल्यू है, दैट विल बी सिग्मा नॉट थीटा इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एल इक्वल टू 0 to infinity 2l+1 ए एल आर टू द पावर एल माइनस वन पी एल कॉस थीटा। तो यहां से जो आपने ए एल निकाला होगा ना ऑलरेडी, वही ए एल अब आपने यहाँ पे प्लग इन करना है, ठीक है, यहाँ पे। और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इसको करके देखें, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी प्रॉब्लम। मैं अब आपको इसका सोल्यूशन नहीं दूंगा, बट क्योंकि आपको पहले ये ए एल खुद ही निकालना पड़ेगा, तो ए एल निकाल लो। उस ए एल को यहाँ प्लग इन करो, तो आप देखोगे कि सारी एल इन्फिनिट टर्म्स नहीं इसमें आएंगी, सिर्फ दो टर्म्स आएंगी, एल इजिकल टू वन और एल इजिकल टू थ्री वाली टर्म आएगी। क्योंकि आपका पोटेंशियल जो है वो एल इजिकल टू वन और थ्री पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ दो ही टर्म्स इसमें आएंगी। और वो वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? मतलब ये हो जाएगा, मुश्किल स्टेप तो नहीं है, थोड़ा सा मैथ है। तो उसूल बस याद रखना है कि जब भी आपके पास स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा और आपसे कहा जाएगा कि जी लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करें, तो बेसिकली इनसाइड और आउटसाइड में आप उसको डिवाइड कर लेंगे। इनसाइड में इस सोल्यूशन में एक कोफिशिएंट आएगा, आउटसाइड में दूसरा आएगा। इससे आगे बढ़कर अगर आपका जनरल सोल्यूशन भी आपने निकालना हो, तो तब भी आप ऐसे ही करेंगे कि इनसाइड एंड आउटसाइड को अलग अलग निकाल के उनको जमा जमा कर दें, तो उनकी जो जमा होगी वो टोटल सोल्यूशन होगा। और अगले भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रिफिथ में दिए हुए हैं, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी से रिलेटेड, यानी स्फेरिकल सिमेट्री से रिलेटेड, उन सब में सेम लॉजिक इस्तेमाल होती है। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स का अलजबरा है, वो अब आपको सीखना पड़ेगा। जाहिर है कि मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स में आपने वो किया होगा, तो वो अलजबरा आप ट्राई करें। और लेकिन जो फिजिक्स है उसकी, वो बेसिकली ये यही यही चंद इक्वेशंस हैं जो हमने डिस्क्राइब की हैं, जो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए होती हैं। सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। कभी वो आपको कांस्टेंट पोटेंशियल दे देता है सरफेस के ऊपर, कभी आपको वो वेरिएबल पोटेंशियल दे देता है, और आपके इंटीग्रल्स जो हैं वो थोड़े बहुत मुश्किल होते जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऑल यू नीड इज हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल्स। यू नीड टू नो हाउ व्हाट आर द properties of Legendre polynomials, so you can solve any spherical symmetric problem. तो बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी आई थिंक काजिम ने लास्ट टाइम ये पॉइंट आउट भी किया था। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं उसका वेव फंक्शन निकालने के लिए, तो सेम चीजें आती हैं, सेम प्रॉब्लम है वो भी, कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, और उसको आप एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाइड्रोजन से बड़े एटम्स पे जाते हैं, तो उनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहता, और उसको एनालिटिकली सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर आजकल जो है वो कंप्यूटेशनल टूल होते हैं, उनको यूज करके लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फायदा सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में नहीं आपको होगा कि जी आपने कोई पोटेंशियल निकालने की प्रैक्टिस कर ली है। ये आपकी मतलब फिजिक्स में बहुत जगह पे आपको जहां भी स्फेरिकल सिमेट्रिक प्रॉब्लम होंगे, आपको ये अलजबरा और ये लेजेंडर पोलिनोमियल्स जो है ये काम आएंगे। सो हमने स्टार्ट किया था लेप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के भी कुछ प्रॉब्लम किए हैं, और आज हमने कुछ मजीद प्रॉब्लम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के भी कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर
मैं लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करूंगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। यही तीन मशहूर कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की एक दो प्रॉब्लम्स करके हमारा ये वाला जो सेक्शन है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला ये कंप्लीट हो जाए। सो नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑन solving 2D Laplace equation in cylindrical coordinates। जब आप थोड़ा सा और एडवांस होते हैं, खास तौर पे ग्रेजुएट के अंदर यानी मास्टर्स वगैरह में, तो वहां पे ये प्रॉब्लम थ्री डायमेंशनल हो जाती है। यानी अभी तो आप 2D Laplace इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, सिर्फ आर और थीटा है। तो 3D में फाइव भी आ जाएगा। और लेजेंडर पोलिनोमियल की जगह पे स्फेरिकल हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं। और वो फिर थोड़ा सा समझ लो कि इसी की ही थोड़ी सी एक्सटेंशन है थर्ड थर्ड डायमेंशन के अंदर। तो ये सारे प्रॉब्लम जो आपने 2D में किए हैं ये 3D में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सबसे आसान जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। बाकी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आमतौर पे क्लासेस में अंडरग्रेड में इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो उसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक उठाएं और लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर और लेजेंडर पोलिनोमियल या स्फेरिकल हार्मोनिक्स, इसको अब आप अच्छी तरह पढ़ लें। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको बेसल इक्वेशन मिलेगी, बेसल फंक्शंस मिलेंगे, और न्यूमन फंक्शंस मिलेंगे, हैंकेल फंक्शंस मिलेंगे। तो अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में या हमारा जो मैंने जो लेक्चर दिए थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, उसमें भी इनकी डिस्कशंस मौजूद है। सो बेसिकली मैथ के बगैर तो आप नहीं चल सकते ना, मतलब फिजिक्स का प्रॉब्लम है लेकिन उसके अंदर जो मैथ इन्वॉल्व है वो आपको सीखना ही पड़ता है। तो कोशिश करें कि इस कोर्स के साथ साथ आप मैथमेटिकल फिजिक्स की किताब भी साथ रखें और उसको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहें। तो उससे ये प्रॉब्लम करना जरा इजी हो जाए।